खुद को देखकर नैन्सी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वह सोचने लगी कि वह किसी को यहाँ पर बताकर तो बाहर जा नहीं सकती थी, ना ही वह लोग उसे यहाँ से जाने देंगे, जिसके कारण वह सोचने लगी कि वह अब यहाँ से कैसे निकले। और फिर उसने अपने रूम की खिड़की की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद वह उस पैलेस के बाहर थी। उसने एक टैक्सी को रोका और फिर वह वहाँ से कहीं जाने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ओबरॉय कॉरपोरेशन, उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने हुए एक बड़ी सी लग्जरियस ऑफिस के अंदर आदित्य अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और काफी सीरियस होकर लैपटॉप पर काम किए जा रहा था। ताकि सभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिस पर उसने बिना उस तरफ देखे अंदर जाने के लिए कहा आने के लिए कहा, तो दरवाजे को खोलकर चिराग अंदर आया। उसने उसके सामने खड़े होकर रिस्पेक्ट के साथ कहा, बॉस आपकी मीटिंग का टाइम हो चुका है। जिस पर आदित्य ने हाथ लैपटॉप पर रुक जाते हैं और फिर वह अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने ब्लेजर को अपने हाथ में लेकर ऑफिस से बिना कुछ बोले बाहर निकलता है। उसका ऑफिस काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था और हर एक चीज़ काफ़ी सलीके से सेट की गई थी। वह ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से पार्किंग एरिया में पहुंचता है। वहां से वह दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी अपनी टैक्सी को एक बड़े से क्लब के सामने रुक पाती है और फिर वह टैक्सी वाले को पैसे देकर बाहर निकलती है और अपने चेहरे पर मास्क और सिर पर कैप लगाकर रखा हुआ था, जिस वजह से उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वह बाहर से वही पूरे क्लब को घूरते हुए देख रही थी और फिर वह कुछ सोचकर उस क्लब के अंदर चली जाती है। क्लब के अंदर पहुंचने के बाद वह रिसेप्शन पर जाती है। वहां पर पहुंचकर वह सामने खड़ी हुई रिसेप्शनिस्ट को देखकर बोलती है, मुझे तुम्हारी मैनेजर से मिला है। जिस पर वह लड़की उसे घूरते हुए ऊपर से नीचे देखने लगती है और अकड़ के साथ बोलती है, तुम हो कौन? तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? अगर नहीं है तो बिना उसके तुम मैनेजर से नहीं मिल सकती। उसकी कही हुई बात सुनकर नैन्सी ने सुनी तो वह उस लड़की को घूरते हुए देख रही थी और फिर अपनी नजरों से घूरते हुए कहा, अपनी मैनेजर को बोलो कि नैन्सी राजवंश से मिलना चाहती है। और अगर तुमने नहीं बोला तो फिर बाद में अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी, इसीलिए चुपचाप से उन्हें कॉल करो। यह बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वहीं वह लड़की नैन्सी के गुस्से को साफ समझ पा रही थी, जिसके कारण उसने कुछ न बोलकर उसकी बात को मानने का निश्चय किया और उस क्लब के मैनेजर को कॉल लगाने लगी। जिस पर उधर से मैनेजर की आवाज़ आई, क्या हुआ? जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने नैन्सी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, सर आपसे मिलने कोई नैन्सी राजवंश आई है, जबकि उनके पास कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। और जब उसकी कही हुई बात उस मैनेजर ने सुनी तो एक पल के लिए उस तरफ जैसे शांति छा गई और उस मैनेजर ने हड़बड़ाती हुई आवाज़ आई, क्या सच में उन्होंने नैन्सी राजवंश कहा? जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने एक नज़र नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, यस सर। यह सुनकर उधर से एकदम गुस्से से भरी आवाज आई, बेवकूफ तुम जानती हो कि वह कौन है? तुमने उसे कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अगर कुछ भी कहा है तो जल्द से जल्द सॉरी बोलो और मैं उन्हें मेरे कैबिन में पूरे रिस्पेक्ट के साथ लेकर आओ। जिस पर वह रिसेप्शनिस्ट हैरानी से नैन्सी की तरफ देख रही थी कि आखिरकार ये लड़की है कौन जो उसके बॉस इतना ज़्यादा घबरा रहे थे। वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, लेकिन फिर उसने कॉल को रखा और फिर काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ नैन्सी के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस, आपके साथ बदतमीजी करने के लिए हमें माफ़ कीजिए और बॉस आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं, प्लीज़ चलिए। उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी बस उसे घूरती रही और उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने पूरे एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद उसी क्लब के बाहर आदित्य की कार भी रुकी और उसमें से आदित्य अपने पूरे रौब के साथ बाहर निकला। क्लब के बाहर पहले से ही वहां पर कुछ स्टाफ मौजूद थे जिन्होंने उसका स्वागत किया, लेकिन आदित्य सब कुछ इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। 20 मिनट पहले फ्लैशबैक। आदित्य ओबरॉय अपने कार में बैठा था, काफी सीरियस होकर और अपना लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। जिस पर एक नज़र उसने अपनी फ़ोन की तरफ देखा और फिर जिस पर मॉम नेम फ्लैश हो रहा था। यह देखकर उसने कुछ सोच के अपने फ़ोन को पिकअप करते हुए शांत स्वर में कहा, यस मॉम, क्या हुआ, आप ठीक हैं? जिस पर उधर से किसी लेडी की थोड़ी परेशानी से भरी आवाज़ आई, बेटा आदित्य, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें हम परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो कभी कल रात से घर नहीं आया है।
ना उसका फ़ोन लग रहा है। तो मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है कि वह कहाँ गया है। वो सही तो है? तो तुम एक बार पता करो कि वह है कहाँ पर। ये है बीना ओबरॉय, आदित्य की स्टेप मदर। उसकी मदर तो बचपन में ही जा चुकी थी। ये काफ़ी नरम स्वभाव की थी। इनका नेचर भी काफ़ी शांत था। हालांकि आदित्य उनका सगा बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसे बहुत प्यार करती थी और उन्होंने उसे उसकी माँ के जाने के बाद पाला था। साथ ही उनका खुद का भी एक बेटा था जिसका नाम था कबीर ओबरॉय। कबीर आदित्य से बिल्कुल अलग था। जहाँ आदित्य काफी शांत था, वहीं कबीर बहुत चंचल और नटखट स्वभाव का था। जहाँ आदित्य अपने डैड के बिजनेस को अपनी मेहनत के दम पर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, वहीं कबीर को पार्टी, दोस्त, यही सब को पसंद था। उसका मानना था कि जिंदगी एक है और उसे खुलकर जीनी चाहिए। वह अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी, वहीं आदित्य भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। वहीं जब आदित्य ने बीना जी की बात सुनी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे ही उसे पहले से ही पता था हो कि उन्होंने कॉल क्यों किया है। उसने शांति से कहा, माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं पता करता हूँ, वह जल्दी से घर आ जाएगा और आप अपना ख्याल रखिए। ये कहते हुए उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उसके आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट को थोड़े गुस्से से लहजे में कहा, पता करो कभी कहाँ है और अभी की अभी वहीं चलो। उसकी कही हुई बात को सुनकर असिस्टेंट उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसे गुस्से में देखकर जल्दी से अपने सिर हाँ में हिला दिया और किसी को कॉल करने लगा। प्रेजेंट टाइम आदित्य बिना किसी को एक्सप्रेशन के कार से बाहर निकला और कार से बाहर निकलते ही के बाद वह लंबे लंबे कदम रखते हुए उस क्लब के अंदर चला गया। वहीं उसका असिस्टेंट डरते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था और अपने मन ही मन कहा, आज लग रहा है छोटे बॉस की शामत आने वाली है। बॉस के चेहरे पर जब कोई रिएक्शन नहीं होता तब समझ जाओ पक्का किसी की मौत आई है। और यही सब सोचते हुए वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वह रिसेप्शनिस्ट नैन्सी को लेकर एक केबिन के अंदर पहुंची। उन दोनों की वहां पर छोड़कर वह वहां से चली गई। वहीं केबिन के अंदर जैसे ही नैन्सी ने कदम रखा, वैसे ही एक लड़के ने अपने चेयर से उठते हुए कहा, वेलकम मिस नैन्सी और आई एम सो सॉरी मेरी रिसेप्शनिस्ट का मिसबिहेव के लिए। इसी वजह से उसने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया क्योंकि वह आपको जानती नहीं है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन उसकी कही हुई बात तभी अचानक से रुक गई जब उसने देखा कि उसके सामने जो लड़की खड़ी हुई है उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, जिससे कोई भी नहीं बता सकता था कि सच में वह नैन्सी ही थी, जिसके कारण उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गई। हाँ, अंडरवर्ल्ड में यह हर कोई जानता था कि कोई भी नैन्सी राजवंश के नाम को नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके नेम का फेक यूज करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ी हुई लड़की की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज थी। वह नैन्सी की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका शरीर काफ़ी वीक था और काफ़ी कमज़ोर भी दिखाई दे रही थी। हालांकि उसकी बॉडी अट्रैक्टिव थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज नैन्सी की तरफ बिल्कुल नहीं थी। वहीं वह काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जिसकी वजह से वह उसकी आंखें और भी ज़्यादा छोटी हो गई थी और वह उस लड़की की तरफ शक भरी नज़रों से देखने लगा कि आखिरकार ये लड़की है कौन। क्या सच में नैन्सी है या फिर कोई बहरूपिया? लेकिन अगर बहरूपिया है तो यहाँ क्यों आई है? वह यह सोच ही रहा था कि उससे रहा नहीं गया और थोड़ी देर बाद उसने अपनी शक भरी नज़रों से पूछा, क्या तुम सच में नैन्सी राजवंश ही हो ना? वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर और उसकी आंखों में देखकर नैन्सी को साफ समझ आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है, जिसकी वजह से उसने अपनी ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर पूरे एटीट्यूड के साथ वह वहां से रखी हुई चेयर की तरफ बढ़ी और फिर वहां पर किसी रानी की तरह बैठते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहा, मिस्टर आकाश, मुझ पर शक करने की कीमत जानते हो ना? फिर भी ये पूछने की हिम्मत। वहीं जैसे ही उसकी कही हुई बात को आकाश ने सुनी, उसकी आंखों में डर की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। वह समझ गया कि यह नैन्सी ही है। वहीं नैन्सी ने आगे कहा, तुम सच में जानते हो कि कोई भी नैन्सी राजवंश का नाम ऐसे नहीं ले सकता, वरना उसे क्या भुगतना होगा, पता है ना? और जब आकाश ने उसकी बातें सुनी तो वह जैसे जम गया और उसने जल्दी से डरते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी मिस नैन्सी। वहीं उसकी बात की सुन बीच में काटते हुए नैन्सी ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं यहाँ सॉरी सुनने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे मिस्टर ग्रोवर से मिलना है और तुम्हें मुझे उनका पता बताना है। और अगर तुमने उनके बारे में नहीं बताया तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, याद रखना। जब उसकी कही हुई बात को आकाश ने सुनी तो उसकी आंखें फैल गई, लेकिन फिर वह लड़खड़ा गया और उसने घबराते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी।
मैं ये नहीं कर सकता। और अगर आप ज़बरदस्ती करती हैं तब भी ये बहुत भारी पड़ सकता है आप पर, और मुझे नहीं लगता कि आपको शेर की गुफा में हाथ डालना चाहिए। जिस पर उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी उसे घूर कर देख रही थी। वह कुछ बोलती कि आकाश का फ़ोन बजने लगा, जिसकी वजह से आकाश ने एक नज़र अपनी फ़ोन की तरफ देखा और फिर उसके असिस्टेंट का कॉल आ रहा था, जिसके कारण उसने एक नज़र नैन्सी की तरफ देखा और सॉरी कहते हुए जल्दी से कॉल को थोड़ा साइड होकर रिसीव किया। उसके रिसीव करते ही उधर से उसके असिस्टेंट की घबराई हुई आवाज़ आई। बॉस, आपको पता है, कल रात किसी ने नैन्सी राजवंश का सीक्रेटली मर्डर कर दिया है और किसी को भी नहीं पता कि ये किसने किया है। पूरे अंडरवर्ल्ड जैसे सदमे में है और हर तरफ जैसे कोहराम मच गया है और यही खबर आग की तरफ फैल रही है। आखिरकार नैन्सी राजवंश का मर्डर किसने किया है? वह जैसे ही उसकी कही हुई बात को नैन्सी ने सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नैन्सी की तरफ देखा। इस खबर से वह भी पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। लेकिन अगर नैन्सी का मर्डर हो गया है तो फिर ये कौन है? जिसकी वजह से उसने कुछ सोचते हुए बस एक शब्द कहते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, मैं समझ गया। और फिर फ़ोन को रखने के बाद वह नैन्सी को देखने लगा और फिर वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आया और फिर बिना देर किए कहा, सिक्योरिटी जल्दी से अंदर आओ और इस लड़की को पकड़ लो। वहीं जैसे ही उसने यह कहा वैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खुला और जल्दी से खुला और कुछ गार्ड जल्दी से अंदर आए। वहीं उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे कि वह पहले ही समझ गई थी कि उसका राज खुल चुका है। वहीं आकाश ने जल्दी से अंदर आए हुए बॉडीगार्ड को गुस्से के साथ नैन्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को पकड़ो, ये लड़की यहाँ से जानी नहीं चाहिए। उसकी कही हुई बात को सुनकर सभी बॉडीगार्ड नैन्सी की तरफ जल्दी से पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वहीं नैन्सी ने एक गहरी सांस ली और वह लोग जैसे ही उसे पकड़ने वाले थे वैसे ही उसने एक बॉडीगार्ड के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे मरोड़ते हुए एक जोरदार धक्का दिया। साथ ही दूसरे के उसने पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे वह भी उससे दूर जाकर गिरा और फिर वह जल्दी से वहां से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। वहीं यह देखकर आकाश का गुस्सा जैसे हाई हो गया, जिसकी वजह से उसने जल्दी से वहां से रखे हुए सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया और माइक पर गुस्से के साथ कहा, अभी के अभी मेरे ऑफिस से जो लड़की बाहर निकली है वह बचकर इस क्लब से नहीं जानी चाहिए। किसी भी हाल में उस लड़की को पकड़ो। वहीं नैन्सी जल्दी से भागते हुए सीढ़ियों से जाने लगी। उसके सामने जो भी बॉडीगार्ड आ रहे थे वह उसका भरता बना देती थी, जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो चुकी थी, क्योंकि वह शरीर काफ़ी ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से वह ठीक तरीके से लड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी जो एनर्जी थी वह भी खत्म होती जा रही थी। वह लड़ते लड़ते दूसरी माली पर पहुंच गई थी, लेकिन साथ ही वह पूरी तरीके से थक चुकी थी। तभी अचानक से वह एक बालकनी पर ही रुक गई, क्योंकि उसे चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था और वह वहां से कहीं भी नहीं जा सकती थी। वहीं वह सभी बॉडीगार्ड जल्दी से अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे पकड़ने के लिए जाने लगे, जिसकी वजह से नैन्सी अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगी और वह बालकनी से जा टकराई। वह सोचने लगी कि वह अब क्या करे, वह यहाँ से कैसे बचे, क्या होगा आगे, क्या नैन्सी बच पाएगी या फिर उसका राज खुल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य एक कमरे में गया। वह पूरी तरीके से एक्सप्रेशनलेस था और उस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह जैसे ही वहां पर पहुंचा वैसे ही उसके असिस्टेंट की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं आदित्य का चेहरा गुस्से से सर्द हो गया था। उसने अपनी आंखों को छोटी करके रूम में दौड़ाया और फिर उसकी नज़रें सामने सोफे पर जाकर जम गई। उसने देखा वहां पर काफ़ी लड़के सो रहे थे और सभी लोग शराब के नशे में चूर हो गए थे। वहाँ के पूरे कमरे का माहौल काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ था। चिप्स और वाइन की बोतलें खाली पड़ी हुई थी, जिसे देखकर आदित्य की आंखें और भी ज़्यादा छोटी हो गई थी। वहीं उसके पीछे खड़ा हुआ असिस्टेंट वहाँ के माहौल को ऐसे देखकर कांपने लगा था।
वह दोनों ही कार से मीटिंग के लिए जा रहे थे कि रास्ते में आदित्य की माँ का कॉल आया, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। और अब बॉस का गुस्सा न जाने कैसे छोटे बॉस झेलेंगे। आदित्य की नजरें वहां पर खड़े हुए एक लड़के के ऊपर थी, जो कि कदी काफी अजीब ढंग से नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर आदित्य की आंखें जैसे गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वहीं वह लड़का देखने में काफ़ी हैंडसम था, और वह जैसे पड़ा हुआ था, वह काफ़ी ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। वह आदित्य गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ा, और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार लात उसके पैर पर दे मारा। और जैसे ही उसने उस लड़के को लात मारी, वैसे ही वह लड़का एकदम से हड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ और गुस्से के साथ बोला, ब्लडी हेल, कौन है? किसकी हिम्मत हुई कबीर ओबरॉय को लात मारने की? मेरे सामने आओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जानते नहीं हो कौन हूं मैं? और उसने अपनी गुस्से भरी निगाहों से ऊपर की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने आदित्य को देखा, वैसे ही उसकी आंखें फैल गईं और उसने जल्दी से अपनी आंखों को मसल कर देखा कि यह सच में है, उसका भाई ही है। और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह आदित्य ही है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से होश में आते हुए कहा, भाई आप? जिस पर आदित्य ने गुस्से के साथ कहा, आ गए अपने होश में? जिस पर कबीर ने अपनी बंद चालू होती हुई नजरों को आदित्य को ओर देखा। साथ ही उसके चेहरे पर आदित्य की वजह से डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं आदित्य ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और ऑर्डर देते हुए कहा, पकड़ो इसे और यहाँ से लेकर चलो। वहीं जैसे ही उसकी कही बात को कबीर ने सुनी, वैसे ही उसने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है आप वापस से मुझे कंपनी के काम करने के लिए कहेंगे, लेकिन मैं बता दूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे वापस से कैद नहीं होना है। इसीलिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। इसीलिए मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की सोचना भी मत, समझे आप? उसकी बात को सुनकर आदित्य का असिस्टेंट आदित्य की तरफ तरस भरी निगाहों से देखने लगता है, जिस पर आदित्य ने गुस्से के साथ उसकी तरफ देखा। यह देखकर वह डर से कांप गया और उसने जल्दी से कहा, ओके बॉस, मैं करता हूँ। और वह उसे पकड़ने के लिए वाला था कि कबीर ने फिर से उसे धक्का देते हुए कहा, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचा भी। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट वापस से रुक गया और फिर वह आदित्य की तरफ मुंह लटकाए देखने लगा, और उसने मन ही मन कहा, हमेशा इन दोनों के बीच मैं ही क्यों पिसता हूँ। वहीं कबीर की बातों को सुनकर आदित्य को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। आदित्य ने कबीर की तरफ गुस्से के साथ देखा और फिर वह गुस्से के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए कबीर के पास पहुंचा, जिसे देखकर कबीर एकदम से चुप हो गया और अपने भाई को देखकर जैसे उसके मुंह से कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा था। वहीं आदित्य ने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ा और उसे जबरदस्ती खड़े करते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। वहीं यह देखकर कबीर ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, भाई क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आप मुझे ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? भाई हूं मैं आपका। जिस पर आदित्य ने गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अगर अपने मुंह से एक लफ्ज और बाहर निकाला ना, 1 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अंडरस्टैंड? वहीं उसकी बात सुनकर कबीर का मुंह जैसे रोने लायक हो गया था और उसने कुछ न बोलना ही सही समझा, जिसे देखकर आदित्य उसके कॉलर को पकड़ते हुए दरवाजे से बाहर ले जाने लगा। वहीं आदित्य और सब कमरे से बाहर निकल कर हॉल में पहुंचे ही थे कि अचानक से उन सभी के पैर वहीं जम गए, क्योंकि एकदम से शायरन की आवाज आने लगी और वहां पर कई सारे गार्ड्स इधर उधर किसी को ढूंढने लगे, जिसकी वजह से वह लोग वहीं हॉल में एकदम से अपनी अपनी जगह पर ही खड़े हो गए थे। तभी उन सभी को काफी सारे बॉडीगार्ड्स की आवाज आने लगी, जिसकी वजह से उन सभी का ध्यान ऊपर की तरफ चला गया। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसे सारे गार्ड्स ने घेर रखा था। वहीं नैन्सी वहां पर खड़ी होकर यही सोच रही थी कि वह अब क्या करे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं बॉडीगार्ड्स भी उसे पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण वह अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने लगी। तभी उसने अपना सिर को नीचे की तरफ करके देखा और न जाने उसके दिमाग में क्या आया। जैसे ही सभी बॉडीगार्ड उसे पकड़ने ही वाले थे, वैसे ही उसने जल्दी से नीचे की तरफ छलांग लगा दी और वह नीचे की ओर गिरने लगी। वहीं जैसे ही सभी बॉडीगार्ड ने यह देखा, वैसे ही वह एकदम से शॉक्ड रह गए। वहीं जैसे ही नैन्सी को नीचे गिरते हुए आदित्य ने देखा, वैसे ही उसने जल्दी से कबीर की कॉलर को छोड़ दिया और जल्दी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए
उस तरफ बढ़ा। जैसे ही नैन्सी को लगा कि वह आज उसकी हड्डी टूटने ही वाली है कि आदित्य ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। वहीं नैन्सी ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और काफी टाइटली आदित्य के चारों ओर अपने हाथों को पकड़ लिया। वहीं यह देखकर असिस्टेंट और कबीर अपनी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह अपना मुंह खोले आदित्य की तरफ देखने लगे थे। उसके असिस्टेंट और कबीर ने आदित्य के गोद में किसी लड़की को देखा। वैसे उन दोनों की आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थी। पहली बार उन्होंने आदित्य की बाहों में किसी लड़की को देखा था, क्योंकि आदित्य को हमेशा ही लड़कियों से एक अलग ही प्रकार की चिढ़ थी, जिससे वह लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं आने देता था। वह जब भी पब्लिक से निकलता था तो चारों तरफ उसके गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन आज उसने खुद एक लड़की को बचाया था। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। वहीं गिरने के कारण नैन्सी के सिर से कैप निकल गई थी, जिससे उसके घने रेशमी बाल भी खुल गए थे। आदित्य एकटक उस लड़की की तरफ देख रहा था जो कि उसके गोद में थी। उसके चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था, जिससे पता तो नहीं चल रहा था कि वह कैसी है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी और वह उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, आंखें गिरने की डर की वजह से बंद थी, बड़ी बड़ी पलकें हिल रही थी। वहीं जैसे ही नैन्सी ने वह नैन्सी की तरफ देख ही रहा था कि तभी सभी बॉडीगार्ड और आकाश वहां पर पहुंच गया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब आकाश ने उस लड़की को आदित्य की गोद में देखा तो उसने सामने थोड़े रिस्पेक्ट के साथ कहा, मिस ओब्रॉय, इतनी तकलीफ देने के लिए सॉरी। इस लड़की को आप हमारे हवाले करते हैं। ये लड़की बहरूपिया है जो भेस बदल कर हमारे क्लब में आई थी। थैंक यू सो मच जो आपने इसे पकड़ लिया। जब आदित्य ने उसकी कही हुई बात को सुना तो वह अपने सेंस में आया और उसने अपना सिर घुमाकर आकाश की तरफ देखा। वही नैन्सी भी अपने सेंस में आई और उसने अपनी आंखों को खोल दिया और जब उसने अपने सामने आदित्य को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और एकदम उसने अपने मन में मन कहा, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन जल्दी से ही वह अपने सेंस में आई और जब उसने सबकी तरफ देखा तो सिर पीट लिया। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसे सारी तरफ से बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। इसे देखकर उसका मूड जैसे खराब होने लगा कि वह अब क्या करे, कहाँ जाए। कहीं उसका राज खुल तो नहीं जाएगा ना कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही थी, और उसे हजार सवाल किए जाएंगे, जिससे उसके माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई थी। वहीं आदित्य ने आकाश की तरफ देखा, फिर वापस से अपनी गोद में पड़ी हुई लड़की की तरफ देखा और जब उसकी आंखों उसकी झील जैसी आंखों में मिली तो वह जैसे उसकी आंखों में खो गया। आदित्य के लिए सब कुछ काफी नया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आज ये क्या हो रहा है। वह उस लड़की की तरफ इतना क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। वहीं आकाश ने अपने बॉडीगार्ड्स को उस लड़की को पकड़ने को ऑर्डर दिया। पकड़ो उस लड़की को। जिस पर उसके बॉडीगार्ड नैन्सी की तरफ बढ़ने लगे। वहीं जैसे ही नैन्सी ने वह सुना, वह टेंशन में आ गई, क्योंकि अगर वह पकड़ी गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वह मिस्टर ग्रोवर की जानकारी निकालने आई थी। जिससे वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी और फिर अचानक से उसने अपने चेहरे से मास्क को हटा दिया। वहीं जैसे ही उसने मास्क को हटाया, आदित्य ने उसका चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। अब देखेगा भी कैसे नहीं। नैन्सी थी ही इतनी ज्यादा खूबसूरत। सच में नैन्सी बना के खूबसूरत थी, लेकिन जब आदित्य के असिस्टेंट ने नैन्सी को देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई और हैरानी की वजह से उसके मुंह से एकदम से निकला, मैडम। वहीं जैसे ही आदित्य ने अपने असिस्टेंट की बात सुनी तो वह अपने सेंस में वापस आ गया और उसकी आंखें छोटी हो गईं। वहीं वह बॉडीगार्ड्स जो कि नैन्सी को पकड़ने के लिए आ रहे थे, वह भी उसकी कही हुई बात को सुनकर रुक गए। वहीं आदित्य ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने। इस पर उसके असिस्टेंट ने कहा, बॉस यही तो हमारी लेडी बॉस यानी कि मैडम है, आपकी वाइफ नैन्सी बंसर। और जैसे ही आदित्य ने उसकी बातों को सुना तो उसने अपना सर नीचे कर लिया और नैन्सी की तरफ देखा। वही नैन्सी की तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगा। अगर यह उसकी वाइफ है तो वह यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी भेस बदल कर। वही किसी और को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कबीर जो कि धरती पर पड़ा हुआ था, जब उसने भी यह बात सुनी तो वह भी एकदम से हैरान फिर एकदम से खुश हो गया कि वह उसकी भाभी है। उसकी आंखें एकदम से चमक आ गई और वह जल्दी से खड़ा हुआ और आदित्य की तरफ बढ़कर नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, ये तो हमारी भाभी है, क्यों नहीं पहचाने पाए आप। जिस पर उसने नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी
कैसी हैं आप यहाँ पर कब आईं और क्यों? आगे हमें पहले बता दिया होता, हम साथ में एंजॉय और पार्टी करते। लेकिन लेकिन आप तो अकेले ही पार्टी करने आ गई। वेरी बैड। यह कहते हुए उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था और वह काफ़ी मासूम लग रहा था, जैसे किसी बच्चे की तरह। वहीं उसकी कही हुई बातों को सुनकर आदित्य ने अपनी तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर नैन्सी की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उन सभी की बातों को सुनकर आकाश का मूड जैसे खराब हो रहा था। उसने गुस्से के साथ कहा, देखिए सर, आप सभी लोग उसके चेहरे से धोखा मत खाइए। ये लड़की एक बहरूपिया है। जिस पर उसके असिस्टेंट ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं बॉस, ये हमारी मैडम ही हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर आदित्य बारी बारी उन दोनों को देखने लगा और फिर उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, पहले इसमें कॉल करके पूछो कि वह कहाँ पर है। उसकी कही हुई बात को सुनकर उसके असिस्टेंट ने जल्दी से अपने पॉकेट से मोबाइल फोन को बाहर निकाला और जल्दी से किसी को कॉल करने लगा, जिस पर उधर से कॉल को पिकअप होते ही आवाज आई, सर मैडम कहीं नहीं मिल रही हैं। वह ब्रेकफास्ट करके सोने के लिए अपने रूम में गई थी, लेकिन वह अपने रूम में है ही नहीं। उसकी कही हुई बात को सुनकर असिस्टेंट ने कहा, ओके, और कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, लेडी बॉस वहां पर नहीं है। जिस पर आदित्य अपनी नजरों को छोटी करके नैन्सी की तरफ देखने लगा। उन दोनों की बात सुनकर आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में मिसेज ओब्रॉय है। उसे तो अभी भी शक हो रहा था कि यह लड़की जरूर कोई बहरूपिया है, क्योंकि वह मिसेज ओब्रॉय है तो फिर वह मिस्टर ग्रोवर का एड्रेस देने क्यों आई थी, और वह भी नैन्सी का नाम लेकर। यही बात और बातें उसके दिमाग में चल रही थी और वह इसी सब सोच में डूबा हुआ था। वहीं आदित्य ने एक नज़र नैन्सी की तरफ देखा, जिस पर नैन्सी अपनी नज़रों को चुराने लगी थी। आदित्य यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपना सिर उठाकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, ये मिसेज ओब्रॉय है, ना कि बहरूपिया। इसीलिए अगली बार से किसी को भी कुछ बोलने से पहले सोच लेना, वरना इसका काफ़ी बड़ा लॉस तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। उसकी कही हुई बात को सुनकर आकाश को जैसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वह सच में वही है, और वह जल्दी से कुछ बोलने वाला था कि आदित्य ने गुस्से भरी को देखकर वह चुप हो गया। वहीं आदित्य ने नैन्सी को अपनी गोद में काफी अच्छी तरीके से पकड़ा और फिर वैसे ही अपनी गोद में उठाए हुए वहां से ले जाने लगा, जिस पर तभी बॉडीगार्ड ने उसके जाने के लिए रास्ता बना दिया। वहीं अपनी भाभी को देखकर तो कभी जैसे खुशी की वजह से फूले नहीं समा रहा था, इसीलिए वह भी जल्दी से आदित्य के पीछे पीछे जाने लगा। वहीं उन सभी के वहां से जाने के बाद आकाश गुस्से के साथ दरवाजे की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे अभी भी नैन्सी पर शक हो रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने पॉकेट से फोन को बाहर निकाला और फिर किसी को कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद उधर से कॉल पिक हुआ। उसने सीरियस वॉइस में कहा, बॉस, मिसेज ओब्रॉय यहाँ पर आपकी जानकारी निकालने आई थी, वह भी नैन्सी राजवंश का नाम यूज करके। क्या आप उन्हें जानते हैं? जिस पर उधर से थोड़ी ठंडी आवाज आई, नहीं। जिस पर आकाश ने कहा, तो हम क्या करें? जिस पर उधर से वापस से मन का ठंडक कर देने वाली आवाज आई, उस लड़की पर नजर रखो, मुझे उस लड़की की पूरी खबर चाहिए और साथ ही उसकी पूरी डिटेल भी निकालो। यह सुनकर आकाश ने सीरियस होकर कहा, ओके बॉस, और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कार के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था और सभी लोग काफी शांति से कार के अंदर बैठे हुए थे। कार की एक सीट पर आदित्य और नैन्सी बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे हुए थे और दोनों की नजरें खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी और उन दोनों को देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि दोनों में से एक दूसरे से कोई भी बात करना नहीं चाहता था और ना ही किसी का मन था। वही नैन्सी अपने मन में खोई हुई थी। उसके दिमाग में आदित्य को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे थे। वह ये भी जानती थी कि आज अगर आदित्य नहीं आता तो ना जाने उसके साथ क्या होता, लेकिन उसके दिमाग में ये भी चल रहा था, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आदित्य ने उससे कुछ कोई भी सवाल क्यों नहीं किया, कहीं उसे इसके बारे में कोई शक तो नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो उसने कभी अभी तक उससे सवाल क्यों नहीं किया। ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर उसने अपने सवालों की झड़ी को रोकते हुए अपने मन ही मन कहा, जो भी हो, ये सिचुएशन तो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। अब उसका पता मैं कहाँ से निकालूं। लेकिन फिर ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्माइल आ गई और अपने अपने दिमाग में खुद को ही कोसते हुए कहा,
आर यू क्रेजी सीरियसली? क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो और क्या थी? यू आर क्यून ऑफ माफिया वर्ल्ड, और ये सब तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खिलौना चाहिए। सच में तुम बिल्कुल पागल हो। लेकिन चलो, खेल की शुरुआत तो अब होगी। जितनी भी लोग मेरी पोजीशन पर बैठकर खुशी मना रहे हैं ना, उनमें से एक एक को नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज माफिया क्यून इज बैक। और उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही उसका चेहरा पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस हो गया था। वहीं उसी कार के अंदर, कार की फ्रंट सीट पर कबीर बैठा हुआ था, जो कि बार बार अपना मुंह बनाते हुए आदित्य को अपने मन में काफ़ी ज़्यादा कोसे जा रहा था, क्योंकि उसकी वजह से वह कभी भी एंजॉय नहीं कर पाता था। वह जब कभी अपना प्लान बनाता था, इस बार हर बार उसका प्यारा सा भाई आदित्य हर प्लान पर पानी फेर देता है था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही कार के अंदर जितनी खामोशी पसरी हुई थी, वह उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसे याद आया कि आज तो उसके साथ उसकी भाभी भी बैठी हुई है। और यह याद आते ही उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाते हुए पीछे की तरफ देखते हुए नैन्सी से कहा, भाभी, मैं आपको तो भूल ही गया था। वैसे कैसी हैं आप? और सच बताइए, आपको भी मेरी तरह क्लब में मस्ती करने का और वाइन का पीने का शौक है ना? है ना? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा है। और मैं ना आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगली बार अगर आप कभी भी क्लब में आना चाहेंगी ना, तो आप मुझे भी बताना, मैं भी आपके साथ चलूँगा और हम दोनों साथ में मिलकर खूब मस्ती करेंगे। लेकिन कभी ऐसे अकेले मत आना। अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो आपको कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि कबीर ओबरॉय नाम है मेरा। यह सब बोलते हुए उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। वहीं उसकी कही बात को सुनकर आदित्य उसकी लगातार सवाल पर सवाल जब नैन्सी ने सुना, तो वह उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी। लेकिन वहीं उसकी बात सुनकर किसी की पहली नज़रें कबीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। जब कबीर को यह महसूस हुआ, तो उसने अपनी नज़रें उठाकर नैन्सी के बगल में बैठे हुए आदित्य की तरफ देखा। वह अपनी नज़रों से घूरते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर उसने अपनी क्लियरली दिल को ठंडक पहुंचाने देने वाली आवाज़ में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत दिनों से कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दी जा रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी हिम्मत मेरे सामने मुंह खोलने की हो रही है। और जैसे ही उसकी कही हुई बात को कबीर ने सुनी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, क्या क्या भाई? नहीं नहीं, आप तो ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी 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 कोई भी हिम्मत नहीं हो सकती और आपके सामने कुछ बोलने की। मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, चुप रहूँगा। लेकिन आप प्लीज़ कुछ भी मत करिएगा। यह सब बोलते हुए उसका चेहरा किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह हो गया था। लेकिन उसके चेहरे को देखकर आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन 1% भी नहीं बदले थे। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर चिराग ने अपने मन में कबीर के लिए सिंपैथी दिखाते हुए कहा, पता नहीं छोटे बॉस भूल जाते हैं कि बॉस के सामने कुछ भी बोलना यानी कि खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है। लेकिन हर बार उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अब तो लगता है पूरी तरीके से गए। आज तो बॉस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले ही। वह यही सोच ही रहा था कि तभी आदित्य की गुस्से के साथ आवाज़ आई, चिराग, स्टॉप द कार। और जैसे ही उसने यह सुना, वैसे ही वह हड़बड़ा गया। लेकिन उसने फिर भी कार को पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया और उसने जल्दी से कार को रोक दिया। उसके कार को रोकते ही उसके पीछे से 2 कार चल रही थी, वह भी उसके साथ साथ रुक गई। वहीं जैसे ही कबीर ने कार को रुकते हुए देखा, तो उसकी सूरत जैसे रोने जैसी हो गई थी। वहीं आदित्य के बगल में बैठी हुई नैन्सी, जो कि एक पल के लिए आंखें बड़ी बड़ी करके कबीर देख रही थी, कबीर ने जल्दी से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, भाई, क्या करने वाले हो आप? मैंने कहा ना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। फिर आपने क्यों कार रोकी है? उसकी कही हुई बात को सुनकर आदित्य ने उसे घूर कर देखा और फिर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए किसी को कॉल किया और कबीर की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, गेट आउट फ्रॉम द कार। यह सुनते ही कबीर की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। वहीं आदित्य की बात सुनकर चिराग ने अपना सिर पीट लिया। वह तो पहले से ही ये जानता था कि यही होगा। लेकिन कबीर ने मना करते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे आपके साथ ही चलना है। उसकी बात सुनकर वह आदित्य और उसे और भी ज़्यादा कोल्ड नज़रों से घूर कर देख रहा था। लेकिन कबीर तो जैसे अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था। उसने टाइटली सीट बेल्ट को पकड़ते कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बस आप मुझे कार से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं आपका छोटा भाई हूँ, थोड़ा सा तो तरस खाया करिए मेरे पे।
मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसकी इस हरकत पर आदित्य के गुस्से के साथ देख रहा था। वहीं नैन्सी बिल्कुल शांति के साथ ये देख रही थी। वही कबीर ने सीट बेल्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे कि वह कभी भी कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां का दरवाजा खुला और वहां से दो बॉडीगार्ड ब्लैक कपड़ों में खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही कबीर ने और भी ज्यादा टाइटली सीट बेल्ट को पकड़ कर बैठ गया। साथ ही उसका चेहरा तो जैसे बिल्कुल रोने जैसा ही हो गया था। उसने नाराजगी के साथ आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है भाई, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? जिस पर आदित्य ने उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ। जिस पर दोनों बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर उन्होंने कबीर की तरफ देखा और फिर एक बॉडीगार्ड ने उसकी सीट बेल्ट को खोल दिया और फिर उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाने लगे। इस पर कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा ना छोड़ो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे बॉस का छोटा भाई हूँ, यानी कि तुम्हारा भी बॉस ही हूँ। अब छोड़ो मुझे। उसकी कही हुई बातों को सुनकर उन बॉडीगार्ड पर इसका कोई असर नहीं हुआ था, जिसे देखकर उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, भाई बोलो ना, ये लोग मुझे ना पकड़ें। बोलो ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन आदित्य के सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर कबीर समझ गया था कि वह कुछ भी नहीं बोलने वाला है। देखकर उसने नैन्सी की तरफ आखिरी उम्मीद के साथ देखते हुए कहा, भाभी प्लीज आप तो मुझे बचा लो। देखिए ना आपके देवर पर आपके पतिदेव कैसा जुल्म कर रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन उसकी बात सुनकर नैन्सी तो बिल्कुल उसकी तरफ शांति से देख रही थी। वहीं आदित्य ने उन बॉडीगार्ड्स को वहां से कबीर को ले जाने के लिए सीधे घूरते हुए ऑर्डर दे दिया, जिस पर वह लोग उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगे। कबीर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने भी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। वही नैन्सी अब शांति के साथ देख कर रही थी। जब वह वहां से चला गया तो उसने अपने मन में कहा, बेवकूफ, चिल्ला चिल्ला कर सिर दर्द कर दिया। थोड़ी देर बाद वह बॉडीगार्ड्स कबीर को जबरदस्ती दूसरी कार में लेकर जाकर बैठा दिया और फिर वह कार वहां से निकल गई। वहीं चिराग ने वापस से कार को स्टार्ट किया। जब गाड़ी आगे बढ़ गई तो आदित्य ने अपना सिर घुमाकर नैन्सी की तरफ देखा और फिर काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम उस क्लब के अंदर क्यों गई थी और वह लोग तुम्हें क्यों पकड़ना चाह रहे थे? और तुम्हारे पिता मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं? और तुम किस मकसद से मेरे घर आई हो? तुम्हारे पिता की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या फिर बस दिखा रही हो? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। उसकी बातों को सुनकर नैन्सी उसकी तरफ देखने लगी। एक पल के लिए तो जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन सारे सवालों का जवाब क्या दे, क्योंकि वह एकदम से ही शॉक्ड रह गई थी। वहीं आदित्य काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख रहा था। आदित्य का सवाल सुनकर तो चिराग भी रिव्यू मिरर से उन दोनों की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह भी जानना चाहता था। नैन्सी को आदित्य की आंखों में काफी ज्यादा सवाल दिखाई दे रहे थे, जिसका वह काफी अच्छे तरीके से पूरा जवाब चाहता था। वहीं यह देखकर नैन्सी को हिचकिचाहट हो रही थी। वहीं नैन्सी का इस तरीके से चुप रहना और किसी भी सवाल का जवाब ना देना आदित्य को काफी ज्यादा खटक रहा था। उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गईं। उसने अपनी आंखों को छोटी करते हुए घूरते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, उन सभी सवालों का आप सही सही जवाब दे सकते हैं? उसकी कही हुई बात को सुनकर नैन्सी ने अपने सेंस में वापस आई और अपनी नजरों को आदित्य से चुराते हुए कहा, मैं उस क्लब के अंदर अपने दोस्त से मिलने गई थी, लेकिन मेरे पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं था। इसकी वजह से वह लोग मुझे बहरूपे समझकर पकड़ना चाह रहे थे। उसकी बात सुनकर उसकी कही हुई यह बात सुनकर आदित्य उसे अभी भी घूर कर देख रहा था, जिसे देखकर नैन्सी ने बात को सीधा पॉइंट पर लाते हुए कहा, मैं ये बात सच बोल रही हूँ, मुझे यकीन हो या ना हो। अगर आप पुनीत बंसल की बात कर रहे हैं तो वह सिर्फ एक घटिया आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी बेटी भाग गई जिससे उसने मेरी शादी तुमसे करा दी, सिंपल। और मैं भी वहां से भागना ही चाहती थी, जिससे मुझे भी मौका मिल गया। सो बस मैंने तुमसे शादी कर ली। उसकी कही हुई बातों को सुनकर उसके दिमाग में इतना तेज देखकर आदित्य काफी इम्प्रेस हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। उसने वापस से सवाल करते हुए कहा, और मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं हो? तुम्हारे ये एटीट्यूड उस वक्त तो बिल्कुल भी अलग था जिस दिन शादी हुई थी, और उसकी जिस दिन उसे देखा था वही कोई और था, और आज जैसे तुम बात कर रही हो
वो कुछ अलग ही लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर नैन्सी के चेहरे पर इरिटेशन साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि ये पहली बार था जब उसे ये सब किसी के सामने एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने मन में कहा, सच में एक नंबर का पागल इंसान है, जो कि सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है। जब बता रही हूँ कि मैं वहाँ से खुद भागना चाहती थी, फिर भी इस तरीके से उस सवाल पर सवाल पूछना है। मन तो कर रहा है एक पंच उसके मुंह पर दे मारूं, जिसकी वजह से ये बोलने लायक ही न बचे। पता नहीं कैसे जाहिल आदमी के साथ फंस गए हूँ मैं। लेकिन वह ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर वह कहीं सेफ रह सकती थी तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के का घर ही था, जिस वजह से वह क्या ही कर सकती थी। इसीलिए उसने गुस्से का खूब पीकर रह गई और फिर अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल को लाते हुए कहा, देखो मैं बता दूं, मैं यहाँ पर किसी मकसद से नहीं आई हूँ, ना ही मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। मैंने आपको बताया है ना कि मैं वहाँ से भागना चाहती थी, इसीलिए मैंने ऐसे बिहेव किया था। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, ना ही आपको मुझसे कोई भी प्रॉब्लम होगी। इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नाम के लिए तुम्हारी वाइफ बनकर रहूँगी और तुम्हारी किसी भी मैटर में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और वैसे भी आपने ही कहा था ना कि आपको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बता दूं कि मुझे भी इस शादी और इस रिश्ते को निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो आपके अंदर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी कही हुई बात सुनकर आदित्य काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हुए सुन रहा था। साथ ही नैन्सी का यूं सीधा बोलना उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उसके लास्ट लाइन सुनी, वैसे ही उसका जैसे मुंह बन गया, क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसने उसे देखकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और यह बात वह उसके मुंह पर बोल रही थी, जिसकी वजह से आदित्य का ईगो तो हर्ट होना ही था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लड़की उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर रही हो। उसे ये नहीं पता था कि उसे क्यों बुरा लग रहा है, लेकिन नैन्सी की बात सुनकर उसका मूड खराब हो गया था। साथ ही उसकी वजह से उसने गुस्से से चिराग की तरफ देखते हुए कहा, स्टॉप द कार। यह सुनते ही चिराग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक झटके के साथ कार को रोक दिया। वहीं आदित्य की बात सुनकर एक पल के लिए नैन्सी की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई। आखिर अब उसने क्या गलत बोल दिया। फिर उसने खुद पर ही शक होने लगा कि कहीं उस पर शक तो नहीं होगा, जिसकी वजह से वह हैरानी से आदित्य की तरफ देख ही रही थी कि आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए ब्लेजर की पॉकेट से एक प्लेटिनियम कार्ड को बाहर निकाला और नैन्सी के हाथ में गुस्से के साथ रखते हुए कहा, कार से बाहर निकलो, तुम टैक्सी को लेकर तुम जा सकती हो, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। जैसे ही आदित्य की कही हुई बात को ने आगे बैठे हुए चिराग ने सुना, वह हैरानी से अपने बॉस को देखने लगा। लेकिन वह भी नैन्सी की लास्ट लाइन को सुनकर अपनी हंसी नहीं छूटने वाली थी। लेकिन उसने किसी तरीके से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। उसने मन ही मन कहा, क्या बात है लेडी बॉस, पहली बार किसी लड़की ने ये कहा है कि उन्हें बॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जरूर बॉस का इस चीज़ से ईगो हर्ट हुआ होगा, इस चीज़ की वजह से बॉस उन्हें कार से बाहर निकाल रहे हैं। वही नैन्सी के वो तो सब कुछ समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार आदित्य को कौन सी बात बुरी लग गई। वही नैन्सी को इस तरीके से बैठी हुई देखकर आदित्य ने वापस से कहा, मैंने कहा ना कार से बाहर निकलो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या। जिस पर नैन्सी उसे घूर कर देखने लगी और फिर वो गुस्से के साथ कार से बाहर निकल गई और एक जोरदार आवाज के साथ उसने कार के दरवाजे को बंद कर दिया और कार के डोर को लॉक होते ही वह कार वहां से निकल गई। वहीं नैन्सी रोड के साइड में खड़ी होकर उस कार को गुस्से से जाते हुए देख रही थी। उसने गुस्से के साथ उस कार को घूरते हुए कहा, जितना कितना ज्यादा खड़ूस लड़का है। पहले तो उसने अपने भाई को ऐसे ही रौब झाड़ कर जा रहा था, फिर मेरे ऊपर बोल तो ऐसे रहा था जैसे कि मुझे बड़ा शौक है ना उसकी कार में उसके साथ बैठने का बनाया। पता नहीं खुद को समझता क्या है। फिर एटीट्यूड तो पूछो मत, पता है नैन्सी राजवंश को एटीट्यूड दिखा रहा था। एटीट्यूड एटीट्यूड माय फुट। और फिर वह गुस्से के साथ घर जाने के लिए टैक्सी को ढूंढने लगी थी। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, आगे बढ़ने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।